हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। फिज़िक्स रॉक्स में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में मैं रिवीजन सीरीज़ का एनएलएम फ्रिक्शन एंड सेंटर ऑफ मास में फिफ्थ वीडियो लाया हूं, जिसमें क्वेश्चन फ्रॉम 17 टू 20 कवर करूंगा। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू आर नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड न्यू वीडियोस, और जिनकी मदद से आप लोग कर सकते हैं क्विक एंड एफिशिएंट रिवीजन ऑफ हाई लेवल प्रॉब्लम्स फॉर आईटीजेई मेंस और एडवांस ओलंपियाड और नीट। तो लेट्स स्टार्ट। Question number 17. A hemispherical ball of radius r is rotating about its own axis vertical. Axis यहाँ पर vertical है mentioned with an angular velocity omega. A particle of mass m on the frictionless inner surface of bowl is also rotating with same omega. The particle is at height h from bottom of the bowl. Find relation between h and omega. Also find minimum value of omega needed in order to have non-zero value of h. तो यहाँ पर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक बाउल है, वो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है। सब एक्सिस वगैरह मैंने दिखा दी है इस डायग्राम में। और हाइट एच पे एक पार्टिकल उसके अंदर उतनी ही ओमेगा से घूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट एच पे दिख रहा है, ये पार्टिकल है, ये भी उसी ओमेगा से घूम रहा है। एंड द हेमीस्फीयर बाउल इज फ्रिक्शनलेस। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। फ्रिक्शन फोर्स तो हम पर लेंगे नहीं, फोर्सेस लगेंगे। एक तो नॉर्मल रिएक्शन दिख रहा है और एक फोर्स एम जी। देखो यहाँ पे दिखाता हूँ इस तरह को सर्कुलर मोशन ये पार्टिकल कर रहा होगा। तो हमें कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे इन द सर्कुलर प्लेन। किसके कंपोनेंट्स? फोर्सेस के कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे सर्कुलर प्लेन में एंड परपेंडिकुलर टू सर्कुलर प्लेन में। तो सर्कुलर प्लेन में जो भी कंपोनेंट नेट सेंटर की ओर आएगा दैट विल प्रोवाइड सेंटीपिटल फोर्स, रिमेंबर यू ऑल ऑफ यू। इसके बाद जो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्सेस आएंगे वो बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि इस डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एम जी तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है प्लेन के, क्योंकि प्लेन ये है, प्लेन है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये पार्टिकल घूम रहा है सर्कल में। तो ये जो सर्कल है दिस इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो वर्टिकल फोर्सेस को हम रिजॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। लेकिन दिस एन, एन इज़ नॉट परपेंडिकुलर, पहले भी दिखाया है, इसी एन की बात कर रहा हूँ, दिस एन। तो एन के कंपोनेंट्स कर लिए दो, एक कर लिया एन साइन थीटा, एक कर लिया एन कॉस थीटा। अच्छा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मींस वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पे एन कॉस थीटा और एम जी बैलेंस हो जाएगा। तो एक इक्वेशन बन गई, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, दिस इज इन वर्टिकल डायरेक्शन। एंड यहाँ पे मुझे सेंटर की ओर फोर्स कितना दिख रहा है, एन साइन थीटा। तो एन साइन थीटा विल प्रोवाइड सेंटीपिटल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो एक मैंने उसकी बना ली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटीपिटल फोर्स की, ये बन गई, दो इक्वेशंस बन गई। दोनों को डिवाइड किया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा वी ऑब्टेन टैन थीटा, और इस साइड मुझे मिल जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी। आर यहाँ पे देख लेते हैं, आर जो सर्कल का है दैट इज आर साइन थीटा, ये यहाँ पे दिख रहा है आर साइन थीटा। मैं थोड़ा सा फिगर साफ कर देता हूँ ताकि तुम लोग आसानी से देख सको। ये देखो आर साइन थीटा अभी दिख रहा होगा, आर कॉस थीटा दिखा और आर साइन थीटा दिख रहा है नीचे। तो आर साइन थीटा इज द रेडियस, तो आर की जगह मैंने भर दिया यहाँ पे आर साइन थीटा, कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ से आर साइन थीटा भर के आगे बढ़ चुके हैं। तो कॉस थीटा बच रहा है, टेन थीटा को लिखा मैंने साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा कैंसिल हुआ, तो कॉस थीटा की मुझे वैल्यू मिल गई है। कॉस थीटा की वैल्यू मिल चुकी है और मुझसे पूछा क्या गया है, एक बार क्वेश्चन में वापस ऊपर जाते हैं। फाइंड रिलेशन बिटवीन एच एंड ओमेगा। तो कॉस थीटा ओमेगा के साथ रिलेट हो चुका है। यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू फिल कर देते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू कैसे फिल कर सकते हैं, ये देखो यहाँ पे एच, यहाँ पे जो h है वो हमें सीधे सीधे दिख रहा है, दिस लेंथ इज r कंप्लीट, यहाँ से लेके यहाँ तक r है r, और ये लेंथ हमें दिख रही r cos थीटा। तो वी कैन यूज़ r माइनस r cos थीटा।
तो ये हो जाएगा आर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको यहाँ से जल्दी से यूज़ कर लेते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा यहाँ से और यहाँ पे रख दूंगा। ये रखने के बाद मुझे ये क्वेश्चन मिल जाती है। इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो मुझे h मिल जाता है। तो h कम्स आउट टू बी r माइनस जी बाई ओमेगा स्क्वायर। तो ये एक आंसर हो गया। दूसरा पार्ट पूछा है इन्होंने, मिनिमम ओमेगा रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू हैव नॉन जीरो वैल्यू ऑफ h। तो h की पॉजिटिव वैल्यू ही हो सकती है, नेगेटिव तो हो नहीं सकती। डिस्टेंस है ये, मतलब लेंथ मेज़र की है तो पॉजिटिव ही होगी ना। तो h की पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है। तो नॉन ज़ीरो पॉजिटिव वैल्यू h की तब होगी जब यहाँ पर ये h ग्रेटर देन क्या होगा, ज़ीरो। ये h ग्रेटर देन ज़ीरो। अच्छा h तो r माइनस जी बाई ओमेगा स्क्वायर है, रख देते हैं r माइनस जी बाई ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से मुझे मिल जाता है ओमेगा ग्रेटर देन अंडर रूट जी बाई आर। तो इससे ज़्यादा वैल्यू होगी तभी h की वैल्यू हमें नॉन ज़ीरो पॉजिटिव मिलेगी। तो कंप्लीट है ये क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है अ सर्कुलर डिस्क with a groove along its diameter is placed horizontally on a rough surface. A block of mass m is placed as shown. The coefficient of friction between the block and all surfaces of groove and horizontal surface is 2/5। मीन्स जहाँ जहाँ भी फ्रिक्शन है वहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना ही यूज़ करेंगे। The disk has an acceleration of 25 meter per second square towards left. Find the acceleration of the block with respect to disk. With respect to disk पूछा ही है तो हम relative to disk ही सॉल्व करेंगे बेटा। इसमें थीटा 37 दिया हुआ है। अब थीटा कहाँ पे है ये डायग्राम देख लो, क्वेश्चन में मेंशन दिया हुआ है डायग्राम। थीटा 37 डिग्री, मास इज इक्वल टू 1 kg ऑफ दिस ब्लॉक। ठीक है, स्टार्ट करते। तो रिलेटिव टू डिस्क को सॉल्व करें, जैसा पहले ही बोला अभी। रिलेटिव टू डिस्क को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक तो स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि ये कौन सा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है बात। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से यहाँ पे मैंने स्यूडो फोर्स लगा रखा है। दिखा स्यूडो फोर्स, ये एम ए लगा रखा है। डायरेक्शन देखो ऊपर रेड कलर से, दिस एम ए फोर्स। अब रिलेटिव टू डिस्क, ये जो ब्लॉक है ये अलोंग द ग्रूव ही मूव कर सकता है। तो मैंने एक्सेलरेशन अलोंग द ग्रूव कितना ले लिया, ए आर। परपेंडिकुलर टू ग्रूव नहीं मूव कर सकता ये, क्योंकि दो बाउंड्रीज हैं ग्रूव में। ग्रूव होता है एक नाली टाइप का, एक सॉकेट कटा हुआ है बीच में, है ना, उस तरह एक नाली बनी हुई है। तो जिन लोगों को ग्रूव का मतलब नहीं पता उनको मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा वहाँ पे गहराई में एक नाली टाइप की काट रखी है। तो वो दीवार, ग्रूव की दीवार तोड़ के तो जा नहीं सकता। तो मीन्स इधर जो एम ए साइन थीटा है, एम ए के कॉम्पोनेंट्स कर लिए हैं अलोंग द मोशन एम ए कॉस थीटा एंड परपेंडिकुलर टू मोशन एम ए साइन थीटा, ये दिख रहा है। तो एम ए साइन थीटा जब इस पे लगेगा ब्लॉक पे, तो जो ग्रूव की राइट वाली वॉल राइट वाली जो वॉल है वो नॉर्मल लगा देगी एंड दिस नॉर्मल विल बैलेंस एम ए साइन थीटा, क्योंकि ब्लॉक ग्रूव के बाहर नहीं जा सकता। तो नॉर्मल विल बैलेंस एम ए साइन थीटा। ये तो परपेंडिकुलर टू ग्रूव इक्वेशन आ गई। नॉर्मल इज इक्वल टू, लिख लेते हैं यहाँ पे, नॉर्मल इज इक्वल टू एम ए साइन थीटा। और जब ये ए आर मैंने माना है ग्रूव में, इस डायरेक्शन में दिख रहा है, तो इसके अपोजिट लगेगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कहाँ कहाँ से अराइज होंगे, एक तो ये वॉल से टच हो रहा है ग्रूव के, किस वॉल से, राइट वॉल से, लेफ्ट वॉल से नहीं, कौन से वॉल से, राइट वॉल से एक फ्रिक्शन अराइज होगा। एक बॉटम बेस पे, ग्रूव के बेस पे टच हो रहा है। अच्छा, बेस पे जो नॉर्मल लग रहा होगा वो mg होगा, वो मैंने डायग्राम में नहीं दिखाया क्योंकि फिर ये डायग्राम 2D में है ना, 3D में दिखा नहीं पाऊंगा। तो इसलिए वो नॉर्मल हमें महसूस करना है, अपनी भावनाओं में रखना है। वो नॉर्मल लग रहा होगा बेस से नॉर्मल mg लग रहा होगा। तो फ्रिक्शन काइनेटिक कितना लग रहा होगा, म्यू mg। अच्छा, इस वॉल से कितना लग रहा होगा, म्यू इंटू एन। एन की वैल्यू कितनी है, एम ए साइन थीटा। तो दो फ्रिक्शन लग रहे होंगे, दोनों का टोटल एफ के लिखा है मैंने। तो यहाँ पे देखो अलोंग द मोशन अगर इक्वेशन लिखे हैं तो एम ए कॉस थीटा लग रहा है ना, ये फोर्स आगे की ओर, स्यूडो फोर्स, एम ए कॉस थीटा एंड बैक कितना लग रहा है, पीछे की तरफ, एफ के। तो एम ए साइन थीटा माइनस एफ के विल बी इक्वल टू एम ए, लेकिन रिलेटिव टू डिस्क चल रहा है तो ए आर, रिलेटिव टू डिस्क है ये एक्सेलरेशन।
अब एफ के की वैल्यू मैंने अगेन बोल दिया, एक वॉल से फ्रिक्शन अराइज होगा, एक बेस से अराइज होगा। तो बेस से अराइज के लिए बी सफिक्स यूज़ किया है, वॉल से लिए डब्ल्यू यूज़ किया है, एफ डब्ल्यू। एफ बी हो जाएगा म्यू इंटू नॉर्मल फ्रॉम बेस, बेस से नॉर्मल एम जी होगा। अभी काफ़ी बातें कर चुके हैं, म्यू कॉमन ले लिया है मैंने दोनों में, तो नॉर्मल बेस से एम जी होगा, नॉर्मल वॉल से एन है, एन की वैल्यू अगले स्टेप में रख दूंगा, ये है एन एम ए साइन थीटा। तो यहाँ पे सब रखने के बाद, अच्छा ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है एम ए साइन थीटा, जो मैंने यहाँ तुम लोगों को ऑलरेडी समझा दी है, तो कोई बात नहीं, इसको आगे यहाँ पे रख लिया है। एम ए साइन थीटा ऊपर जो इक्वेशन चल रही थी उसी में रखा है इसमें, एंड वी हैव अराइव्ड एट दिस इक्वेशन। तो इसके बाद थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया इसको, मास वगैरह कैंसिल हो गए हैं, तो ए कॉस थीटा माइनस म्यू ब्रैकेट जी प्लस ए साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे सारी वैल्यू थीटा 37 रखते हुए ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाता है। तो ये क्वेश्चन डन हो गया। इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है a small disk A is placed on an inclined plane forming an angle alpha with the horizontal and is imparted an initial velocity v naught. Find how the velocity of the disk depends on the angle phi if the friction coefficient mu is equal to tan alpha. ये इस प्रॉब्लम में गिवन है, एंड एट द इनिशियल मोमेंट फाई इज इक्वल टू पाई बाई टू। अब ये डायग्राम इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। एक स्मॉल डिस्क है जिसको थ्रो किया गया है, ठीक है, फाई एंगल इसका है एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस अलोंग द इंक्लाइन प्लेन है, ये वाली एक्स इसको बोला गया है, इसके पैरेलल जो एक्सिस है दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस इन दिस क्वेश्चन। तो इसको एक्स एक्सिस बोला, यहाँ पे दिखा रखी है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से जब वेलोसिटी एंगल फाई बना रही होगी तो हमें इस v की वैल्यू मालूम करनी इन टर्म्स ऑफ फाई। फाई आ जाए कोई बात नहीं, बोला भी है फाइंड हाउ द वेलोसिटी ऑफ द डिस्क, इस लाइन को पढ़ रहा हूँ, फाइंड हाउ द वेलोसिटी ऑफ द डिस्क डिपेंड्स ऑन द एंगल फाई if friction coefficient mu is equal to tan alpha and at initial moment phi is equal to pi by 2। तो इसको यूज़ कर लेंगे, ये कंडीशन है, ठीक है। अब देखो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो वेलोसिटी के अपोजिट काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, बात क्लियर। तो काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के बना लिया। अच्छा एफ के की वैल्यू सिंपल है, इंक्लाइन प्लेन पे मालूम रहती है, फ्रिक्शन होगा म्यू इंटू नॉर्मल, इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मल भी मालूम रहता है, कितना एम जी कॉस थीटा, तो थीटा की जगह यहाँ पे अल्फा एंगल है, एम जी कॉस अल्फा, अल्फा देखो दिख रहा है, म्यू एम जी कॉस अल्फा, ये फ्रिक्शन लग रहा होगा। अच्छा फ्रिक्शन यहाँ पे और सॉल्व कर सकते हैं हम लोग म्यू एम जी कॉस अल्फा यूज़ करके, ये देखो यहाँ पे आगे सॉल्व है, यहाँ पे म्यू एम जी कॉस अल्फा, म्यू की वैल्यू रख दे टैन अल्फा, टैन अल्फा को रख दे साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, कॉस अल्फा कॉस अल्फा कैंसल, बचा ये एम जी साइन अल्फा। तो एफ के कम्स आउट टू बी एम जी साइन अल्फा। अब ये तो रही बात काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की। अगर मैं एम जी की वजह से लगने वाला फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस निकालूं तो एम जी साइन थीटा होता है, सबको याद रहता है, बहुत इजी स्टेप है। इंक्लाइन प्लेन पे कितना होता है अलोंग द प्लेन, एम जी साइन थीटा, तो उसी को मैंने लिखा है यहाँ पे एम जी साइन अल्फा। तो ये एफ एक्स जो मैंशनड है ये कोई नया फोर्स नहीं है, दिस इज ड्यू टू एम जी अलोंग एक्स एक्सिस, एम जी साइन अल्फा। अच्छा ये भी एम जी साइन अल्फा है एंड काइनेटिक फ्रिक्शन ऑल्सो एम जी साइन अल्फा है, मीन्स दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो मुझे ये मिला कि फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड टेंजेंशियल फोर्स विच इज़ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स दैट इज़ इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये दोनों इक्वल हैं। अब आगे की बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस में बात करूँ, अगर मैं एक्स एक्सिस में बात करूं तो फोर्सेस को देखा जाए और एक्सेलरेशन निकालें ए एक्स क्या होगा, तो फोर्सेस होंगे एम जी साइन अल्फा इज इक्वल टू एम ए एक्स। नहीं ये गलत है, मैंने जानबूझ के बोला तुम लोगों को लपेटने के लिए। अब यहाँ पे देखो एफ एक्स एम जी साइन अल्फा है, ठीक है, लेकिन सिर्फ एफ एक्स ही थोड़ी लग रहा है, एफ एक्स सॉरी एफ के का एक कंपोनेंट भी तो आएगा, ये कंपोनेंट आएगा एक्स एक्सिस में। अच्छा ये कंपोनेंट आएगा, एंगल फाई दिख रहा है, तो सिंपल कितना आएगा, ये एफ के
कॉस फाई। तो मैंने बोला नेट फोर्स विल बी डाउन द इंक्लाइन, नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन विल बी एम जी साइन अल्फा माइनस एफ के कॉस फाई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने वही लिखा है एफ एक्स माइनस एफ के कॉस फाई। एफ एक्स इज नथिंग बट एम जी साइन अल्फा, तो एम जी साइन अल्फा एफ के की वैल्यू रख दी, वो भी कितना है एम जी साइन अल्फा। तो दोनों में एम जी साइन अल्फा कॉमन आ सकता है, ये भी है एम जी साइन अल्फा, तो दोनों में कॉमन ले लिया एम जी साइन अल्फा, बचता है अंदर 1 माइनस कॉस फाई। तो यहाँ पे हमें एम ए एक्स मिल गया। यहाँ से ए एक्स लिख सकते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू जी साइन अल्फा 1 माइनस कॉस फाई, और इसको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसको रहने देते हैं और सिंप्लीफाई कर ली। अलोंग द टेंजेंट अगर देखें, अभी कौन सा डायरेक्शन में देखा था एक्स एक्सिस के अलोंग, अब अलोंग द टेंजेंट देते हैं। अलोंग द टेंजेंट देखें तो क्या फोर्स होगा, तो इसको ध्यान से देखना तो समझ में आएगा। मैं रब कर देता हूँ कुछ यहाँ पे डायग्राम में, फिर तुम लोगों को क्लियर दिखेगा। अब मुझे कंपोनेंट करना है, किधर ध्यान देना है, सारा टेंजेंट के लॉन्ग। अच्छा, टेंजेंट के लॉन्ग ध्यान देना है, तो एफ के तो लग ही रहा है अपोजिट टू वेलोसिटी, लेकिन एफ एक्स का क्या कंपोनेंट लगेगा, बिल्कुल सही, इस बार तुम लोग ध्यान दे पा रहे हो। ये कंपोनेंट आएगा एक एफ एक्स का, और एफ एक्स का कंपोनेंट आएगा एफ एक्स कॉस फाई, एफ एक्स कॉस फाई, और पीछे क्या लग रहा होगा एफ के। तो नेट फोर्स लग रहा होगा वी के डायरेक्शन में और टेंजेंट के डायरेक्शन में एफ एक्स कॉस फाई माइनस एफ के। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एफ एक्स कॉस फाई माइनस एफ के, ये एम ए टी हो जाएगा क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स डायरेक्शन में लग रहा है ये फोर्स। तो एम ए टी वैल्यू रख दो, एफ के और एफ एक्स की सेम ही है, वैल्यू रखने के बाद कॉमन लेने के बाद मुझे ये मिलता है, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ए टी मुझे मिलता है जी साइन अल्फा कॉस फाई माइनस 1, जैसे यहाँ पे मुझे मिला था ये, इसको बोला था मैंने इक्वेशन नंबर 2, इसको हटा के। अब 2 और 1 को अगर देखता हूँ एक बार, तुम लोग भी देखो ध्यान से, इक्वेशन 2 और 3 को, सॉरी 2 और 1 को नहीं, 2 और 3 को, यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों को देखते हैं। तो ए एक्स जी साइन अल्फा 1 माइनस कॉस फाई, ए टी जी साइन अल्फा कॉस फाई माइनस 1। तो मुझे एक माइनस साइन का फ़र्क दिख रहा है दोनों में, बाकी तो दोनों सेम है। तो मैं लिख सकता हूँ ए टी इज इक्वल टू माइनस ए एक्स, और ए टी इज इक्वल टू माइनस ए एक्स, ए टी इज इक्वल टू माइनस ए एक्स लिखने के बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ए टी क्या होता है डी वी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ए एक्स हो जाएगा एक्स कंपोनेंट का रेट ऑफ चेंज, तो ये पुट कर दिया, माइनस साइन लगा हुआ है, डी टी हटा के मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लिया, विदाउट लिमिट्स किया है, इसीलिए एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंक्लूड किया है। अब v की वैल्यू मिल सकती है, बहुत करीब है, पूछा ही यही गया। एक बार तुम लोगों को क्वेश्चन दिखाता हूँ जल्दी से। फाइंड हाउ द वेलोसिटी ऑफ डिस्क डिपेंड्स ऑन द एंगल फाई। तो v निकालना था, तो v के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। v इज इक्वल टू माइनस वी एक्स प्लस सी। वी एक्स की वैल्यू क्या रख सकते हैं, वी एक्स की वैल्यू इस डायग्राम में वापस चलते हैं, डायग्राम में दिख रहा है मुझे v, ये v दिख रही है, अब दिख रही है। तो वी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस फाई, कॉम्पोनेंट ले लो v का इधर की ओर, ये हो जाएगा, इसको एरो खींच के लिखता हूँ v कॉस फाई। तो कंपोनेंट आ गया v कॉस फाई, तो वी एक्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं v कॉस फाई भाई, तो यूज़ कर लिया, v कॉस फाई रख दिया, तो यहाँ पे पहुँच गए। अच्छा, इस पे पहुँचने के बाद हमें c नहीं मालूम है, तो क्या कोई कंडीशन गिवन है, बिल्कुल गिवन है, फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 इनिशियली। तो हम लोग एट इनिशियली फाई को पाई बाई 2 यूज़ करते हैं, एंड v भी गिवन है इनिशियली, सॉरी एक कंडीशन यहाँ पे देखनी थी, इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी गिवन है, v नॉट। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू वी नॉट व्हेन फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो मैंने इसमें फिल किया, इस वाले में कॉस फाई को पाई बाई 2 फिल किया और v को वी नॉट फिल किया। नहीं दिख रहा हो तो देखो, ये एरो खींच रहा हूँ, ये यहाँ से फिल किया, कॉस पाई बाई 2 0 भर दिया, तो ये तो चला गया,
बचा यहाँ से c इज इक्वल टू कितना v नॉट, तो c की वैल्यू मिल चुकी है। तो मुझे इसी क्वेश्चन से रिजल्ट मिला नीचे ये v इज इक्वल टू माइनस वी कॉस फाइव प्लस c की वैल्यू कितनी रख दी यहाँ पर वी नॉट रखने के बाद ये टर्म इन दोनों में v कॉमन आ गया है, इसको लेफ्ट साइड ले आए, v कॉमन लेते हुए आंसर निकाल दिए v इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन वन प्लस कॉस फाइव। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, इसमें ध्यान देना, इसीलिए मैं ये 20 क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस उसमें फंडामेंटल बेस्ड होंगे, कुछ ट्रिकी होंगे, कुछ हाई लेवल होंगे, ज़्यादा हाई लेवल होंगे, तो एक कंप्लीट मिक्सचर सा है। को बहुत ईजी, बहुत ही रेयर कोई क्वेश्चन तुम लोगों को मिलेगा, और अगर कोई ऐसा आता भी है तो मेरा लाने का रीज़न उसके पीछे ये होगा कि वो कहीं ना कहीं हमें कुछ इंपॉर्टेंट सिखा रहा होगा जिसको हम लोग आगे किसी अच्छे प्रॉब्लम्स में यूज़ कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट वाइज ही क्वेश्चंस लाए गए हैं यहाँ पर, और सारा एक कॉम्बिनेशन लाया गया। कोशिश की गई है कि IIT JEE ओलंपियाड लेवल तक ही अपन जाए, उसको क्रॉस ना करें। ओलंपियाड लेवल अपने आप में ही एक बहुत अच्छा लेवल होता है, तो IIT JEE लेवल, ओलंपियाड लेवल, ये सारे लेवल यहाँ पे कोशिश की गई है रखने की। तो इसमें कोई भी अगर आप लोगों को देखा हुआ क्वेश्चन मिले, वैसे तो मैं ट्राई करता हूँ कि कोई देखा हुआ क्वेश्चन आप लोगों को मिले ना, फिर भी हो सकता है कि क्वेश्चंस इधर उधर आप लोग काफ़ी सारे अटेम्प्ट करते हैं, बहुत सारा मटेरियल है, हो सकता है कोई क्वेश्चन मिलता जुलता मिल जाए काफ़ी, तो उसको माइंड मत करना, उसको रिवाइज कर रहे हैं तो देखा हुआ मिल सकता है। लेकिन एक शर्त जरूर है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नए मिलेंगे, काफ़ी सारे नए मिलेंगे, अनसीन क्वेश्चंस होंगे, और कई सारे इतने बढ़िया लेवल के आप लोग होंगे कि सच में आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, और आप इसकी मदद से फिर बाकी वीडियोज़ भी देखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कंसिडर द सिस्टम ऑफ पुलिस शोन बिलो। सिस्टम दिखाई दे रहा है, ठीक है। सिस्टम एक रिंग है टॉप पे, उस पे पुली लटकी हुई है चारों तरफ, वो डॉट 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 दिख रहा है ना इसमें डायग्राम में, मीन्स चारों तरफ ऐसे पुली लटकी हुई बहुत सारी हैं ये, और पूरा एक लूप बना रही हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। कंसिडर द सिस्टम ऑफ पुलीज शोन बिलो द स्ट्रिंग विच इज़ अ लूप विद नो एंड्स। इस पे जो स्ट्रिंग है पुली से गुजर रही है, ये इनके दोनों सिरे जुड़े हुए, क्योंकि घूमते 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 वापस आ जाएगी उसी एंड पे, है ना। पुली है तो ये टूटे, रस्सी टूटी थोड़ी हुई होगी, रस्सी घूम घूम के इस पुली पे चढ़ते हुए, पुली को पार करते हुए, फिर अगली पुली वापस से दूसरा एंड जुड़ गया होगा, क्योंकि भाई ये क्लोज सिस्टम है, एक पूरा एक रिंग टाइप का बना हुआ है, उसमें पुलिस लटकी हुई है। विच इज़ अ लूप विद नो एंड्स हैंग्स ओवर एन फिक्स पुलिस। ऐसी कितनी पुलिस है? एन मासेस भी हैं, दिख रहे हैं Mn M1 M2 Mn तक ऐसे करके मासेस हैं, आर अटैच टू एन पुलीज विच हैंग ऑन द स्ट्रिंग, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच मास। तो मुझे एक्सेलरेशन ईच मास का मालूम करना है, इसको सॉल्व करेंगे। किसी आयत मास के लिए बात करते हैं, फॉर MI आयत मास, ऊपर लग रहा होगा T, तो इसमें टेंशन 2T आ जाएगी, 2T। तो हम लिख सकते हैं फॉर आयत मास Mn की जगह इसको MI लिख लेते हैं सॉल्व करने के लिए, MI, नीचे फोर्स लग रहा होगा MI इंटू G। तो अगर मैं ऊपर की ओर एक्सेलरेशन ले लेता हूँ AI, तो AI विल बी 2T माइनस MIG इज इक्वल टू MI इंटू AI। सेम यहाँ पर लिखा हुआ है 2T माइनस MIG दिख रहा है, 2T नीचे MIG, 2T माइनस MIG इज इक्वल टू MI यहाँ पे लिखने के बाद AI सॉल्व कर लिया। तो मुझे किसी भी ब्लॉक का एक्सेलरेशन मिल चुका है, लेकिन T के फॉर्म में। T भी यहाँ पे क्या है? अननोन, तो आंसर नहीं हो सकता ही। अब आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रेंट, सारे ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन मैंने ऊपर कंसिडर किए। अच्छा, सबका सारे एक्सेलरेशंस का सम क्या होगा? 0, क्योंकि स्ट्रिंग इज़ नॉट स्ट्रेचेबल दिया नहीं है, तो हमें उसमें सोचना भी नहीं होता क्वेश्चंस में, तुम लोग सभी जानते हो NLM में। तो मैंने A1 प्लस A2 प्लस AN तक टोटल इज इक्वल टू 0, इसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा AI इज इक्वल टू 0, आई फ्रॉम 1 to N, 1 से N तक लेके जाना है। अब AI की वैल्यू रख देता हूँ, ऊपर सॉल्व की है, तो इस AI का मैंने यूज़ कर लिया है यहाँ पर। इस सिग्मा को मैंने ब्रेक कर लिया, बीच में माइनस साइन है, वहाँ से ब्रेक कर लिया है। ब्रेक करने के बाद सिग्मा G N टाइम्स
i 1 से n तक लाना है, मतलब n टाइम्स g को जोड़ना है तो ng हो जाएगा ये। तो ये ng हो चुका है। और t कांस्टेंट है पूरी रस्सी में, पूरा एक ही रस्सी है, तो 2t को मैंने बाहर ले लिया सिग्मा साइन के। पहले ब्रेक किया, फिर इस वाले हिस्से में जो पहला हिस्सा है इसमें से 2t को क्या ले लिया, बाहर ले लिया है। तो मेरे पास ये इक्वेशन बनती है। यहाँ से t सॉल्व हो गई, लेकिन t पूछी नहीं थी, t पूछी होती तो आंसर आ चुका है, लेकिन टी नहीं पूछी। अब क्या करें, टी सॉल्व हो गई तो किसी क्वेश्चन में तो यूज़ कर लेते हैं। और सबसे बढ़िया रहेगा एआई, किसी भी मास के लिए एक्सेलरेशन निकालना है तो इसमें यूज़ कर लेंगे टी को इसमें फिल करने के बाद मुझे मिलता है AI इज इक्वल टू 2t/mi - g। ये तो जो ऊपर लिखा है उसको मैंने दोबारा लिख दिया है, AI को इसमें टी की वैल्यू रख देनी है। टी की वैल्यू रख दी, सिंप्लीफाई कर लिया तो यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा, यहाँ और यहाँ के बीच पूछ सकते हो फिर क्या हुआ, यहाँ तो आंसर आ चुका है, तो ठीक है, ये भी आंसर आप बोल सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने क्या किया, सिग्मा 1/mi को एक्सपैंड करके लिख दिया है 1/m1 + 1/m2 एंड सो ऑन + 1/mn। तो ये आंसर है। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा और नए क्वेश्चंस के साथ, ताकि तुम लोग कर सको क्विक एंड एफिशिएंट रिवीजन एंड हाई लेवल प्रॉब्लम्स इस वीडियो के थ्रू तुम लोग देख सको। नमस्कार।